वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आइए देखते हैं मॉन्स्टर सीरीज का पार्ट 40। पिछले पार्ट्स का लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, उनको जाकर देखिए और बताइए कि आपको सीरीज कैसी लग रही है। तो पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि कोर्ट के बाहर जेजे और ली खड़े थे और तब टीवी पर नेल का प्रेस मीट दिखाया गया जिसमें उसने कहा कि वो कोरिया को करप्शन फ्री देश बनाने के लिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ा होने वाला है और इसी वजह से उसने जेजे से नाता तोड़ दिया और उसकी बेटी किमी भी जेजे को डाइवोर्स करने के लिए अप्लाई कर चुकी है। अब इस पार्ट में दिखाते हैं कि ली होटल लौट चुका है और मोजो पूछता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि नेल ने जेजे से नाता तोड़ दिया। ली कहता है नहीं, ये उसका इलेक्शन स्टंट है। इलेक्शन तक वो डाइवोर्स का केस चलाएगा लेकिन इलेक्शन के बाद ये जेजे और किमी को फिर से मिलवा देगा। मुझे लगता है कोई डाइवोर्स नहीं होने वाला। दूसरी ओर दोस्तों किमी भी यही सवाल करती है कि मेरी और जेजे की परमिशन के बगैर आप ये अनाउंसमेंट कैसे कर सकते हैं पापा। क्या जेजे इस घटिया ड्रामा के लिए मान गया था। नेल जेजे का साइन किया हुआ दोस्तों डाइवोर्स एप्लीकेशन उसको दिखाता है तो वो तो चौंक जाती है। लेकिन अब ली नेल को कॉल करके एक मीटिंग के लिए बुलाता है। अगले सीन में दोनों की होती है मीटिंग। अब क्योंकि ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है दोस्तों तो वो अपने अपने असिस्टेंट्स को बाहर भेज देते हैं। ली कहता है कि इलेक्शन कैंपेन वगैरह में बहुत पैसे खर्च हुए होंगे तो एक बड़े बिजनेसमैन के नाते मैं आपको उसके लिए बहुत बड़ी फंडिंग दूंगा और जब आप प्रेसिडेंट बन जाओगे तो मेरे बिजनेस के लिए आपको हर तरह से सपोर्ट करना होगा। इसी बीच बाहर मोजो जिराल्ड को कंफ्यूज कर रहा होता है कि तुम एनआईए में काम कर चुके हो। तुम तो जानते ही होंगे कि ये पॉलिटिशियन गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, गिरगिट की तरह। प्रेसिडेंट बनने के बाद इसकी क्या गारंटी है कि नेल तुम्हें अपने साथ ही रखेगा। सोच लो उसके बाद कहीं वो तुम्हें कचड़े की तरह उठाकर बाहर ना फेंक दे क्योंकि तब उसे तुम्हारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सोच लो एक और बार। एंड ये कहकर वो चला जाता है दोस्तों। जिराल्ड अब उसकी बात को सोचने लग जाता है कि हाँ बात तो ये सही कह रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और अब जेल से जेजे को रिलीज कर दिया जाता है। उसका स्वागत करने के लिए जीना और जॉन आए होते हैं। जॉन कहता है वेलकम सर, जेल में आपको अच्छा खाना कहाँ मिला होगा, ये लीजिए फ्रेश बना है। एंड दोस्तों वो भी भूख के मारे उसको लेकर एक बाइट लेता है और तुरंत थूक देता है। लगता है सड़ गया। तब जॉन दोस्तों उसको चिढ़ाता है। जिना कहती है क्या हुआ मिस्टर जेजे, लगता है आपको जेल से ले जाने कोई नहीं आया। खैर मैं आपसे नहीं, जेल में अभी भी सड़ रहा आपका बॉडीगार्ड उससे मिलने आई हूँ। जेजे कहता है कि दुनिया इधर से उधर हो गई पर वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, तुम चाहो तो ट्राई करके देख लो। और अब जिना अंदर जाती है। इनको देखते बॉडीगार्ड कहता है मुझे इनसे बात करनी ही नहीं है, कहकर वो जाने लग जाता है। जिना पूछती है कि तुम्हारा बच्चा तो ठीक है ना। और ये सुनकर बॉडीगार्ड चुपचाप उसके सामने बैठ जाता है और कहता है कि आप कुछ भी कह लो लेकिन मैं अपना मुंह खोलूंगा ही नहीं। जिना उससे सवाल करने लगती है कि मेरे भाई का कत्ल तुमने किया था या जेजे ने। वैसे जेजे के हर क्राइम में तुम भी उसका साथ देते रहे हो। खैर ये बताओ कि ली के पेरेंट्स का कत्ल किसने किया था, तुमने ही किया होगा है ना। जिना के उकसाने से वो भड़क जाता है कि मैं कुछ नहीं बताऊंगा। देखो ये सारे इल्जाम जेजे पर लगेंगे और इसका भी चांस है कि आखिरी वक्त में जेजे तुम्हारे ऊपर ये इल्जाम लगाकर खुद आजाद हो जाएगा। फिर तुम्हें क्या होगी, फांसी होगी, इसकी तो पूरी गारंटी है भैया। तो बताओ क्या तुम अभी भी जेजे पर विश्वास करते हो क्या। दोस्तों इनके सवाल जवाब चल रहे होते हैं तभी दूसरी ओर जेजे और एंड्रयू को दिखाते हैं जो ड्रिंक कर रहे होते हैं। जेजे कहता है कि उस फाइल को जलाकर तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब कोई एविडेंस नहीं रहेगा। पर एंड्रयू कहता है कि ओरिजिनल तो जला दिया पर उसकी फोटोकॉपी अभी भी मेरे पास है। अगर आपने मेरे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की तो उसे मैं पब्लिक में रिलीज करवा दूंगा। और मुझे ये भी पता है कि आपने हमसे जो गोल्फ कोर्स और दूसरी कंपनी ली है ना, उन्हें बेचकर एमएनसीज को मिटा देने वाली सेट कैपिटल कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं और आप उनके पार्टनर बन जाएंगे, है ना। सही कह रहा हूँ ना मैं, आपका ये प्लान भी बखूबी जानता हूँ। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे भी उस कंपनी में पार्टनर बना दीजिए वरना तो आप गए काम से। उसकी धमकी को सोचते हुए जेजे घर आता है। वहाँ चेयरमैन की वाइफ और नाथन को देखकर वो चौंक जाता है कि ये लोग भी यहीं पर है क्या। फिर जेजे और किमी कमरे में जाकर बात करते हैं। किमी कहती मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि पापा ऐसी चाल चलेंगे। पर दोस्तों जेजे उसका ब्रेन वॉश करता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं होगी, ये तो मैं जानता था। पर तुम फिक्र मत करो, मुझे एक ऐसी पोजीशन पर पहुंचना होगा जिससे तुम्हारे पापा मुझे कभी तुमसे अलग न कर पाए, पर इसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर किमी के कैरेक्टर की बात करें तो इसे जेजे पर अंधाधुंध विश्वास है। जेजे की हर बात को वो सच मानती है और कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें सपोर्ट करती रहूंगी। कहकर दोस्तों उसके गले लग जाती है। देख रहे पति पत्नी का प्यार। दूसरी ओर ली ने डोडो ग्रुप के मैच्योर्ड बॉन्ड्स खरीदने का प्लान बना लिया था। मोजो ने कुछ लोगों की लिस्ट निकाली थी जिनके पास डोडो ग्रुप के ऐसे ढेर सारे बॉन्ड्स हैं। उसने एक बुजुर्ग को आइडेंटिफाई किया था जिसके पास डोडो ग्रुप के बहुत सारे मैच्योर्ड बॉन्ड्स हैं। अगर हमने उस आदमी से बॉन्ड्स खरीद लिए तो डोडो ग्रुप को हम टेक ओवर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह इनका यहाँ पर प्लान बन रहा है। अगले सीन में ली और मोजो उस बुजुर्ग से मिलने जाते हैं लेकिन वो इनकी तरफ देखता तक नहीं और कहता है कौन हो तुम लोग, यहाँ पर क्यों आए हो। ली अपना इंट्रो देता और कहता है हम आपसे एक फेवर मांगने के लिए आए हैं। अरे मैं तुम लोगों को जानता तक नहीं, फिर मैं तुम्हारे लिए फेवर क्या करूंगा। सर हमारी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है और आपके पास जो डोडो ग्रुप के मैच्योर्ड बॉन्ड्स हैं
उन्हें बहुत ही ज्यादा दाम देकर मैं खरीदना चाहता हूँ। एंड वो भी कह देता है कि क्या तुम जानते हो कि उन बॉन्ड्स की आज कीमत क्या है? अगर तुम्हारे पास उन्हें और ज्यादा दाम पर खरीदने जितने पैसे हैं तो जरूर वो गलत तरीके से कमाए हुए पैसे होंगे। और वैसे तुम उन्हें खरीदना क्यों चाहते हो? सर, हम टूडू ग्रुप को टेक ओवर करना चाहते हैं। ओहो, तभी तो मैं सोचूं तुमने मुझे समझ क्या रखा है कि कोई भी ऐसा ऐरा गहरा पैसे देगा तो मैं वो बॉन्ड्स बेच दूंगा क्या? तुम जैसे लोग ही इन अच्छी कंपनीज का दिवाला निकलवाते हैं। चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना बहुत बुरा फंस जाओगे। दोस्तों, इस पूरे कॉन्वर्सेशन के दौरान उसने ली और उनकी टीम को मुड़कर भी नहीं देखा था। उसका आदमी उनको धक्के देकर बाहर निकाल देता है और उन पर नमक छिड़कता है। लगता है दोस्तों उन्होंने ली को कोई बुरी शक्ति समझा था, जिस तरह उनको नमक छिड़क कर दफा किया जा रहा है। पर दोस्तों, इस दृश्य की फोटो ले रहा होता है बॉबी और अगले सीन में एंड्रयू उन फोटोज को देखकर समझ जाता है कि अब ली हद पार कर रहा है, उसे रोकना होगा कैसे भी करके। क्या वो बुजुर्ग इतना बड़ा आदमी है? बॉबी कहता है कि वो बहुत ही अमीर आदमी है और अपना खुद का एक लोन बिजनेस भी चलाता है। यहाँ के जितने भी अमीर लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उन लोगों ने कभी न कभी तो उस आदमी से बिजनेस के लिए लोन जरूर लिया होगा। इतना पहुंचा हुआ आदमी है वो। दूसरी ओर दोस्तों, ली मोजो से पूछता है कि उस बुजुर्ग का कोई परिवार नहीं है क्या? मोजो कहता है उनका परिवार 20 साल पहले मिट गया था और ना तो वो स्मोक करता है और ना ही ड्रिंक करता है। उसकी यहाँ तक कि कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। पर हाँ, उसे एक ही दिनचर्या को रोज फॉलो करने का एक मेंटल कंडीशन है, मतलब एक तरह का पैरानोया कह सकते हैं। ली पूछता है किस तरह का पैरानोया? एक्चुअली कई सालों से वो हर दिन एक ही शेड्यूल फॉलो करता है, उससे जरा भी नहीं हटता। अगर उसमें जरा भी बदलाव हुआ तो वो नर्वस हो जाता है और उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। ओह, ऐसी बात है, तो शायद हम उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे अपने रास्ते पे लेकर आ सकते हैं। एक काम कीजिए, आप उसका रोज का वो रिपीटेड शेड्यूल A to Z नोट कीजिए और मुझे बताइए। मोजो कहता है ठीक है। दूसरी ओर दोस्तों, पीए एंड्रयू को कॉल करके कह देता है कि चेयरमैन आपके कमरे में सोने गए पर अचानक वो गायब है, न जाने कहाँ चले गए। और एंड्रयू घबरा जाता है और कहता है कि आप हमारे उस वफादार पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म कीजिए, मैं अभी पापा को ढूंढता आता हूँ। फिर वो नाथन के असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि लगता है चेयरमैन नील के घर पर गए होंगे, तुम वहाँ पर जाकर चेक करो जरा। दोस्तों, आपको तो पता ही है ना, नाथन का असिस्टेंट एंड्रयू के लिए काम करता है। पैसों का मामला यार। दूसरी ओर दोस्तों, नील के घर को दिखाते हैं जहाँ पर चिराग आकर बताता है कि चेयरमैन यहाँ पर आ रहे हैं। सभी शॉक हो जाते हैं। बाहर चेयरमैन एक बैग लिए खड़ा होता है और अपनी वाइफ से कहता है कि सॉरी हनी, वर्क प्रेशर में मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया और मैं हमारे होने वाले बच्चे के लिए ये ड्रेस भी लेकर आया हूँ। डॉक्टर ने कहा था कि लड़का होगा, इसलिए मैंने उसका नाम भी सोच के रखा हुआ है, हम उसका नाम नाथन रखेंगे। दोस्तों, इस तरह वो 20-25 साल पहले के माइंड सेट में चला जाता है। उसकी वाइफ कहती है लगता है तुम्हें ये बीमारी बहुत पहले से थी और हमें पता भी नहीं चला। चेयरमैन कहता है कि ये क्या बात कर रही हो, मुझे बहुत भूख लगी है अभी। दोस्तों, ये सारी चीजें नाथन का असिस्टेंट देख लेता है और एंड्रयू को बता देता है। अब चेयरमैन को घर के अंदर ले जाकर उसकी वाइफ उसको खाना देती है। वो जम के खाता है और नेल पर बरस पड़ता है दोस्तों कि ये घर छोड़कर आ गई थी तो तुम्हारी अकल कहाँ गई? तुम्हें अपनी बहन को समझा बुझाकर वापस घर भेजना चाहिए था। नेल तो दोस्तों तंग आ जाता है इसकी हरकतों से। खाना खाकर चेयरमैन सो भी जाता है और तब चेयरमैन की वाइफ नेल से कहती है कि अब इनका क्या करें बताओ, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, क्या पुलिस को इन्फॉर्म कर दें? तब एंड्रयू दोस्तों नाथन को कॉल करके धमकाता है कि अगर तुमने पापा को चुपचाप मेरे हवाले नहीं किया तो पुलिस में पहले से पापा ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट दी थी कि तुम उनसे मिल नहीं सकते। तो सोचो उस केस में मैं कह दूंगा कि तुमने उनको किडनैप कर लिया। और कोई रास्ता न पाकर उसे एंड्रयू की बात माननी पड़ती है। एंड्रयू भी चेयरमैन को घर लेकर जा रहा होता है। ये बहुत घबरा जाता है कि सर को क्या हो गया, उनकी हालत खराब होती जा रही है। अब एंड्रयू उसे सच बता देता है कि पापा को डिमेंशिया है, डॉक्टर ने आज सुबह ये बात मुझे बताई थी। दूसरी ओर उस अमीर बुजुर्ग को दिखाते हैं जिसे हम वॉल्टर कहेंगे। वो सुबह मस्त जॉगिंग करने जाता है। ग्रे उसका पीछा कर रहा होता है ताकि उसका पूरा शेड्यूल देख पाए। तो अच्छी खासी जॉगिंग करने के बाद वो एक पेड़ के नीचे एक्सरसाइज करता है, फिर एक कॉफी शॉप में जाकर कॉफी पीता है। उसके बाद मार्केट में जाकर छोटे छोटे दुकानदारों से रोज की पैसा वसूली करता है। लगता है दोस्तों ये बड़े बिजनेसमैन को ही नहीं बल्कि ऐसे छोटे मोटे दुकानदारों को भी उधार देता है। अगर वो पैसे नहीं दे पाते तो उनके दुकान से सामान उठाकर लेकर जाता है। फिर वो एक होटल में जाकर लंच करता है। 30 साल से वो इसी होटल में है, इसी टेबल पर लंच भी करता है। इस तरह उसकी पूरी दिनचर्या को नोट करके ग्रे ली को बता देता है। अब ली कंफ्यूज होता है कि इसके शेड्यूल को हम टोक कैसे सकते हैं। बाकी लोग कहते हैं कि ये बेकार का काम छोड़ो और कोई दूसरा आइडिया सोचो। पर दोस्तों इस बार सिंडी चबड़ चबड़ कर रही होती है तो ली टेंशन में कहता है कि देखो मेरा सर मत खाओ प्लीज, अभी काम की बात चल रही है यहाँ पर, मैं पहले से टेंशन में हूँ, मुझे सोचने दो। सिंडी गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम लोग ना एकदम बुद्ध हो। अगर वो हर रोज एक ही जगह जाता है और तुम्हें उसका शेड्यूल बिगाड़ना है
तो उन जगहों को खरीद लो ना। दोस्तों यहाँ ली को रोशनी दिखती है। वो सिंडी से कहता है कि अरे वाह मेरी जान, आज तुमने ढंग की बात की है पहली बार, कहकर वो उसको बढ़िया तरीके से गले लगा लेता है। और सिंडी की खुशी का ठिकाना नहीं होता क्योंकि वो यही जा रही थी। फिर वो मोजो से कहता है कि वो जहाँ भी जाता है उन सारी जगहों को हम खरीदेंगे, आप उसका इंतजाम कीजिए बस। मोजो भी चला जाता है। सिंडी कहती है कि मैंने देखो तुम्हारी कितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, इस पर तो एक किस बनता है ना, मुझे किस करो। ली कहता है ठीक है, आंखें बंद करो। वो भी आंखें बंद करके किस का वेट करती है, पर ली दोस्तों वहां से 9-2-11 हो जाता है। दूसरी ओर दोस्तों एंड्रयू उस अमीर बिजनेसमैन यानी कि वॉल्टर से मिलने जाता है, यानी कि उस बुजुर्ग आदमी से, पर वो तो एंड्रयू को जानता ही नहीं। तो एंड्रयू अपना इंट्रो देता है। फिर वो एंड्रयू को घर के अंदर बुलाता है। एंड्रयू कहता है कि ली आपसे डोडो ग्रुप के बॉन्ड्स खरीदने की कोशिश करेगा। वो डोडो ग्रुप को मिट्टी में मिलाना चाहता है, इसलिए आप प्लीज उसे बॉन्ड्स मत बेचेगा। वॉल्टर कहता है वो तो मैं तुम्हें भी नहीं बेचूंगा, फिर उसे कैसे बेच सकता हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं किसी को बॉन्ड्स नहीं बेचूंगा। वैसे तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है? मैंने सुना है कि उनकी हालत बहुत खराब है। लेकिन यहाँ एंड्रयू झूठ बोलता है कि अब वो ठीक है। वहाँ दोस्तों ली सिंडी को पढ़ा रहा होता है, तभी ग्रे बताता है कि जिना तुमसे मिलने के लिए आई हुई है। और ये सुनकर सिंडी भड़क जाती है दोस्तों, उससे रहा नहीं जाता कि जिना यहाँ पर आ गई। तब जिना आकर कहती है देखो मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, सीरियस बातें। ली सिंडी को बाहर वेट करने को कहता है, वो भी मुंह फुलाकर बाहर आ जाती है। और तब उसका असिस्टेंट बताता है कि किमी आपसे मिलने के लिए आई है। तो सिंडी उससे मिलने जाती है। वो सिंडी से कहती है कि सुनो, ली पर इतना विश्वास मत करो, वो तुम्हें यूज कर रहा है। सिंडी गुस्से में कहती है कि अगर यही बातें बतानी आई थी तो मैं तो चलती हूँ, पर किमी उसको रोक कर कहती है कि तुम्हें एक और सच बताऊं क्या, तुम्हारे भाई नाथन ने ही ली के पेरेंट्स का कत्ल करवाया था, उसी का बदला लेने के लिए वो आया है। और तुम सपने देख रही हो कि वो तुम्हें प्यार करता है और तुमसे शादी करेगा। वो तुम्हें यूज करके तुम्हारे परिवार से बदला लेना चाह रहा है, सावधान रहना। सिंडी यहाँ एकदम शॉक हो जाती है। और यहाँ जिना ली को बताती है कि चेयरमैन ने सिंडी को प्रॉपर्टी का 50% देने का फैसला किया है और वो चाहते थे कि मैं इस बारे में तुमसे भी बात कर लूं, इसीलिए मैं आई हूँ। ली कहते हैं मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। बस दोस्तों जिना का काम खत्म हुआ तो वो निकल जाती है। ली कहता है कि मैं भी बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। जिना ना नहीं कर पाती दोस्तों और वो ली के साथ निकल जाती है। लिफ्ट में ली का हाथ जिना के हाथ को जरा सा टच करता है तो जिना को एकदम से गूज बम्स आने लग जाते हैं और वो हाथ हटा देती है। उसे वो दिन याद आ जाता है जब ली जिना के लिए वेट कर रहा था और उस दिन ली ने उसका हाथ पकड़ा था। सोचकर यहाँ जिना का दिल थोड़ा भारी हो जाता है, लेकिन वो सब मन में दबा कर रखती है दोस्तों। जब वो बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर सिंडी और किमी आ जाते हैं। किमी कहती है कि अरे अरे ली तुम कैसे हो, तुम दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी लग रही है। वैसे वो दरअसल दोस्तों इन्हें चिढ़ाना चाहती है, पर जिना यहाँ पर मस्त पॉइंट मारती है कि वैसे आपकी और जेजे की भी जोड़ी अच्छी थी, फिर आप उसे डाइवोर्स क्यों दे रही है। ली भी कहता है कि शायद आप जेजे का असली चेहरा देख नहीं पाई अब तक, वो सिर्फ आपको यूज कर रहा है। जब आपको उसकी असलियत पता चलेगी ना तो आज आपको वार्न करने के लिए आप मुझे एक दिन शुक्रिया जरूर करेंगी। लेकिन यहाँ दोस्तों इनकी बातें तो चल रही होती है, लेकिन सिंडी बड़ी दुखी होती है और वो चले जाती है। किमी बाहर आकर कार में चढ़ती है जहाँ जेजे उसका वेट कर रहा होता है। उसी ने किमी को दोस्तों सिंडी को सच बताने के लिए भेजा था। वो पूछती है क्या सच में नाथन ने ली के पेरेंट्स का कत्ल किया था, आपका इसमें कोई कनेक्शन तो नहीं था ना। नहीं डार्लिंग, मेरा उस मामले में कोई कनेक्शन नहीं है, ली की तो कोई और ही दुश्मनी है मुझसे, तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कहकर दोस्तों वो किमी को गले लगाकर विलन वाली स्माइल देता है, विलन वाली। दूसरी ओर सिंडी पुराने न्यूज देख रही होती है कि असल में ली के पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई थी, उनके हॉस्पिटल में आग कैसे लगी थी वगैरह वगैरह। वो बहुत ही परेशान होती है और फूट फूट कर रोती भी है। अगले दिन वॉल्टर अपने यूजुअल रास्ते से जॉगिंग कर रहा होता है, लेकिन आज उस रास्ते को ब्लॉक किया होता है और वहाँ ली और मोजो खड़े होते हैं। मोजो कहता है कि सॉरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप उस तरफ से घूमकर निकल जाइए। वॉल्टर कहता है कि अरे ऐसे कैसे, 30 साल से इसी रास्ते से जॉगिंग कर रहा हूँ, पर सर आज से ये प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई है ना, ये देखिए डॉक्यूमेंट। वॉल्टर दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता और वो घुमावदार रास्ते से जाने लगता है। इतने में मोजो ग्रे को कॉल करके अलर्ट कर देता है कि वो वहीं पर आ रहा है, सावधान रहना। वहाँ ग्रे उसी पेड़ के नीचे एक्सरसाइज करता है जहाँ रोज वॉल्टर क्या करता था। वॉल्टर को दिक्कत होती है, कहता है अरे कितनी देर करोगे तुम। वो भी कहता है कि जब तक मेरे बॉस रुकने को नहीं कहते थे तब तक। दोस्तों वॉल्टर यहाँ से भी चिढ़कर चला जाता है कि एक दिन एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो मर तो नहीं जाऊंगा वैसे भी। फिर वो यूजुअल वाले कॉफी शॉप में जाता है, पर वहाँ पर भी मोजो टपक पड़ता है और कहता है कि सॉरी सर आज यहाँ पर कुछ नहीं बना, आप जा सकते हैं। पर दोस्तों ली वहाँ पर बैठकर खा रहा होता है तो वो पूछता है बूढ़ा अरे इसको खाना कैसे मिला फिर। दोस्तों ली भी उसको खाना दिखाकर चिढ़ाता है। वॉल्टर भी कुछ कुछ समझ जाता है और तुरंत वहाँ से निकलता है। दोपहर को वो अपने यूजुअल रेस्टोरेंट में जाता है, पर वहाँ पर भी ली उसी टेबल पर बैठा होता है जहाँ वॉल्टर रोज बैठता था।
वॉल्टर कहता है कि अरे ये मेरी जगह है। ली कहता है सर ये टेबल ही नहीं, ये पूरा रेस्टोरेंट मेरा है, मैं यहाँ का नया मालिक हूँ। वैसे आपको बता दूं, आप चाहे तो दूसरी टेबल यूज कर सकते हैं। वॉल्टर पूरी तरह भड़क जाता है कि मैं सब समझता हूँ, लेकिन तुम कुछ भी कर लो, मेरा फैसला नहीं बदलेगा, कहकर वो चला जाता है। दूसरी ओर दोस्तों चेयरमैन का सर चकराने लगता है और वो एंड्रयू से थोड़ा पानी मांगता है। वो भी ग्लास में पानी देता है, पर चेयरमैन उसे पकड़ते पकड़ते छोड़ देता है। मतलब दोस्तों चेयरमैन के हाथ सुन्न हो गए थे, वो उन्हें ठीक से हिला भी नहीं पाता। एंड वो खुद चौंक जाता है कि यार मैं अपने हाथ फील क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। डॉक्टर जल्दी से उसको बेड पर लटा देते हैं कि सर आप आराम कीजिए बस। वो एंड्रयू को बाहर ले जाकर बताता है कि चेयरमैन का डिमेंशिया असल में अल्जाइमर्स डिजीज है और आगे चलकर उनकी हालत और भी खराब होने वाली है। और मैंने नेल को बता दिया है कि चेयरमैन को अल्जाइमर्स है और चेयरमैन ज्यादा से ज्यादा 6 महीने जिंदा रह पाएंगे। एंड्रयू तुरंत अपने असिस्टेंट को बताता है कि पापा की हालत बहुत खराब है, हमें जल्द से जल्द कोई फैसला करना पड़ेगा। पापा ने सिंडी को 50% देने का फैसला किया है, लेकिन मुझे 50% नहीं, पूरी प्रॉपर्टी चाहिए। तुम पापा का साइन करने के लिए किसी अच्छे आर्टिस्ट को ले आओ और ऐसे आदमी का भी इंतजाम करो जो उनकी वॉइस में बात कर पाए। सच में दोस्तों शायद असली मॉन्स्टर तो यही है ना कि जे बताओ यार। वहाँ पर वॉल्टर कोई बोर्ड गेम खेल रहा होता है, लेकिन उसका हाथ कांपने लग जाता है। 30 साल से वो जिस दिनचर्या को फॉलो कर रहा था, अचानक से उसका बदल जाना ये उसे बर्दाश्त नहीं होता और वो घबराहट होने लग जाती है उसको। मतलब यही है दोस्तों उसका पेरोनिया। वो टैबलेट खाता है पर फिर भी उसकी हालत में सुधार नहीं आता। तब वो अपने आदमी से कहता है कि एक काम करो, ली को कॉल करो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। दूसरी ओर दोस्तों ली जिना के बारे में ही सोच रहा होता है और तब मोजो बताता है कि सुनो वॉल्टर तुमसे मिलने के लिए तैयार है। बस यही तो ली चाहता था, वो तुरंत मिलने चाहता है। वॉल्टर कहता है कि 10 साल से मैंने जिस टैबलेट को नहीं लिया, आज तुम्हारी वजह से मुझे वो लेना पड़ गया। खैर मुझसे मिलने के लिए तुम इस हद तक करोगे मैंने ये नहीं सोचा था, तुमने सच में मुझे इम्प्रेस कर दिया। ली कहता है कि सर इसी को पैशन कहते हैं, पैशन। वो छोड़ो, तुम डोडो ग्रुप के बॉन्ड्स को खरीदना चाहते थे ना, पर उतनी बड़ी रकम तुम्हारे पास है भी या नहीं ये मैं कैसे जानूं। सर मेरा प्लान सुनिए, आप मुझे वो अमाउंट उधार में दे दीजिए जिससे मैं उन बॉन्ड्स को खरीदूंगा, फिर सूद समेत उसे वापस भी करूंगा, इसमें देखो आपका ही फायदा होगा। हाँ वो तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन जब इतनी सारी बड़ी कंपनीज हैं तो बॉन्ड्स खरीदने के लिए तुम्हें सिर्फ डोडो ग्रुप ही क्यों चाहिए। कारण ये है सर कि डोडो ग्रुप के चेयरमैन की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है और उनके तीनों वारिसों के बीच लड़ाई हो रही है। वो जरूर डोडो ग्रुप को डुबो के रहेंगे। ऊपर से जे भी डोडो ग्रुप को पाना चाहता है, अगर वो उसके हाथ में चला गया तो मैं उसे कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरा पंगा तो जे से है, उससे मैं मिटाना चाहता हूँ पूरी तरह। अगर डोडो ग्रुप उसके हाथ में गया तो मैं उसका बाल भी बांका नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं डोडो ग्रुप को खरीदना चाहता हूँ। फिर आपको डोडो ग्रुप की तरफ से जो चाहिए होगा वो मैं करूंगा। उसका प्लान सुनकर वॉल्टर को ली पर दोस्तों पूरा विश्वास हो जाता है और वो अपने बॉन्ड्स बेचने के लिए मान जाता है। ली भी बड़ा खुश होकर बाहर आता है और मोजो से कहता है एंड्रयू को रास्ते से हटाने के बाद मैं खुद जिना को प्रपोज करूंगा, देखना तुम। यहाँ एंड्रयू जिना से मिलने आता है, बहुत ही इमोशनल होने की एक्टिंग करता है वो। देखिए जरा क्या कहेगा अब। कहता है पापा को अल्जाइमर्स हो गया है और डॉक्टर कहते हैं कि वो 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे। देखो वक्त बहुत ही कम है उनके पास, प्लीज तुम जल्दी अपना फैसला ले लो शादी का। बल्कि फैसला क्या लेना है, मुझसे शादी ही कर लो। पापा को कुछ हो गया तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, और देखो मेरे अलावा तुम्हारा कोई है भी तो नहीं, प्लीज मुझसे शादी कर लो। हाँ अगर अभी शादी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, कम से कम एंगेजमेंट तो कर ही लेते हैं। जिना दोस्तों बहुत सोचती है और एंड्रयू को एक जवाब देने वाली होती है, पर आप तो जानते हैं कि ऐसे मोड पर क्या होता है। ऐसे मोड पे डायरेक्टर पार्ट खत्म कर देते हैं यार। यहाँ पर होता है पार्ट 40 का दी एंड। बस अब कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं थोड़े और, बस इंतजार कीजिए आप। तो दोस्तों अब क्या जिना ने एंड्रयू को हाँ कर दिया था? क्या मतलब ली डोडो ग्रुप खरीदने में सफल हुआ? और क्या सिंडी ली को अब भी चाहती है, या उसका असली मकसद जानकर उससे नफरत करने लगी है? देखते हैं आगे आने वाले पार्ट्स में। तब तक आप इंतजार कीजिए। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना, क्योंकि ध्यान बहुत जरूरी है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।